मैक्स अपने वीआर पॉड में ओमेगा खेल रहा था। पहले जागरण में केवल कुछ ही घंटे बचे थे और रुद्र को इस ग्रह के लिए एक लड़ाई की उम्मीद थी जब अंततः माना अवरोध खुल गया। हालांकि पिछले कुछ महीनों से मैक्स की प्रेमिका की वजह से रुद्र और मैक्स के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, फिर भी रुद्र ने मानवता की भलाई के लिए युद्ध में जाने से पहले अपने छोटे भाई का हालचाल जानने का फैसला किया। पत्नी की मृत्यु और अस्पताल कक्ष में भर्ती अपने 2 नवजात शिशुओं के साथ रुद्र के लिए यह एक कठिन व्यक्तिगत समय था। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसे तनावपूर्ण समय में रुद्र ने अपने भाई के साथ एक बार सुलह करने का फैसला किया, कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में उसे यह मौका न मिले। दस्तक दस्तक मैक्स, रुद्र ने दबंग स्वर में कहा। हालांकि उसका ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मैक्स के प्रति उसका गुस्सा उसके लहजे से स्पष्ट था। किसी ने जवाब नहीं दिया और रुद्र ने फिर भी मैक्स के कमरे में जाने का फैसला किया। हालांकि दरवाजा बंद था, लेकिन इस समय रुद्र की ताकत अलौकिक स्तर से कहीं अधिक थी और जब उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो पूरी लॉक प्रणाली खुल गई और वह आसानी से कमरे में प्रवेश कर गया। रुद्र ने मैक्स के फुल डाइव वीआर पॉड के ऊपर परिचित नीली रोशनी को टिमटिमाते हुए देखा, जिसका मतलब था कि बच्चा इस समय ओमेगा खेल रहा था। रुद्र ने आह भरी, पहली जागृति से पहले का यही आखिरी दिन था। उसे उम्मीद थी कि मैक्स परिवार के साथ कुछ समय बिताएगा। उसने मैक्स को गेम से लॉग आउट करने और उससे मिलने के लिए मैसेज भेजने के बारे में सोचा, लेकिन फोन उठाते ही वह बीच में ही रुक गया, क्योंकि उसका स्वाभिमान उसकी भावनाओं पर हावी हो गया था। रुद्र ने चारों ओर देखते हुए मैक्स की डेस्क पर एक नोटबुक पड़ी देखी और इसलिए उसने मैक्स के लिए एक पुराने जमाने का हाथ से लिखा हुआ नोट छोड़ने का फैसला किया। मैक्सी, अब भी किताबों का इस्तेमाल करते हो ना? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। 22वीं सदी में कलम और कागज अतीत की चीजें बन गई हैं। बहुत कम लोग इन्हें खरीद पाते हैं या इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने का ज्ञान रखते हैं। रुद्र ने बचपन में ही मैक्स को इनका इस्तेमाल करना सिखाया था और उसे महत्वपूर्ण पासवर्ड और जानकारी को सुरक्षित रखने का महत्व बताया था ताकि उन्हें हैक न किया जा सके। अपने भाई को उसके 14वें जन्मदिन पर उपहार में दिए गए किताबों के सेट का इस्तेमाल करते हुए देखकर उसे बहुत गर्व और खुशी हुई। रुद्र ने कलम उठाते हुए मैक्स द्वारा आज से पहले जिज्ञासावश लिखे गए पन्नों को पलटना शुरू किया, लेकिन जब उसने लिखी हुई तारीखें और घटनाएं देखी तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा पल भर में बेहद गंभीर हो गया। उसने घटनाओं और मैक्स द्वारा चीजों की व्याख्याओं का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और अपने उन्नत मस्तिष्क में हर चीज को बहुत विस्तार से याद कर लिया। रुद्र ने कहा, गया, इन नोट्स को देखने के सारे रिकॉर्ड अभी मिटा दो। जी हाँ, स्वामी रुद्र, रुद्र की निजी आई, गाया ने उत्तर दिया। मैक्स के कमरे से निकलते समय रुद्र की सांसें अनियमित हो गईं और वह इस बात पर बहुत गुस्सा कर रहा था कि अंदर आते समय उसने मैक्स के दरवाजे का हैंडल तोड़ दिया था। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उन्होंने कुछ फोन किए और 15 मिनट के भीतर ही कर्मचारी उनके घर पहुंच गए और मैक्स के दरवाजे को सावधानीपूर्वक साफ और ठीक कर दिया, मानो चोरी की घटना कभी हुई ही न हो। रुद्र भारी मन और हृदय से आगामी युद्ध में उतर गया। पुनर्जन्म के अभिशाप और वरदान को रुद्र से बेहतर कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह स्वयं एक पुनर्जन्मित व्यक्ति था जिसे वर्ष 2109 से ओमेगा ट्यूटोरियल शुरू होने से एक दिन पहले वर्ष 2100 में वापस भेज दिया गया था। पुनर्जन्म के बारे में उनका ज्ञान 1 साल पहले समाप्त हो गया था और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ओमेगा सिर्फ एक ट्यूटोरियल था या उनके पुनर्जन्म के समय सिग्मा नामक एक नया सार्वभौमिक खेल सामने आएगा। लेकिन अब एक बार फिर मैक्स के नोट्स गलती से मिल जाने के कारण उन्हें भविष्य की घटनाओं को जानने का वरदान मिल गया था। रुद्र ने भविष्य में होने वाली कई परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ा और बड़े भाई जैक और एमी को बचाओ वाली टिप्पणी से वह विशेष रूप से हिल गया। सकारात्मक पक्ष ये था कि रुद्र को कम से कम ये पता था कि मैक्स वास्तव में उसका सगा भाई है जो उसे कभी धोखा नहीं देगा। हालांकि नकारात्मक पक्ष ये था कि इसका मतलब था कि भविष्य में उसकी मृत्यु हो जाएगी। रुद्र इस ज्ञान का उपयोग करके अपनी नियति बदल सकता था। हालांकि उसके पास मौजूद सभी ज्ञान के बावजूद उसने दृढ़ता से संकल्प लिया कि वह इसका उपयोग कभी भी इस तरह से नहीं करेगा जिससे कोई बड़ा अप्रत्याशित प्रभाव उत्पन्न हो। वह एक बार पुनर्जन्म ले चुका था और उसे यश प्राप्त करने का अवसर मिला था। यह मैक्स का समय था और अब मैक्स को मौका मिला था और रुद्र अपने भाई से ये अवसर छीनने वाला नहीं था। हालांकि मैक्स को अभी तक इस बात का पता नहीं था, लेकिन उसने अनजाने में ही आने वाले वर्षों में अपने सबसे बड़े समर्थक का समर्थन हासिल कर लिया था। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच ब्रह्मांड में कहीं पृथ्वी ग्रह पर हो रहे घटनाक्रमों को देखकर हज़रियल मुस्कुराई।
उसने मैक्स को पुनर्जन्म देने और उसे एक मार्ग दिखाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया था, और तो और उसने भाग्य को इस तरह नियंत्रित किया कि मैक्स अपने भविष्य के नोट्स लिख ले और रुद्र को भी सूक्ष्म रूप से प्रभावित करके उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करे। इसके साथ ही उसने न केवल मैक्स को एकमात्र सच्चा समर्थक देकर उसकी किस्मत बदल दी, जिस पर वह सफलता के परिणामों के बिना भरोसा कर सकता था, बल्कि रुद्र राजपूत की किस्मत भी बदल दी, जिसका देवदूत जाति पर बहुत बड़ा ऋणी था। हम अभी भी रुद्र राजपूत हैं, अपनी आने वाली यात्राओं के लिए सावधान रहें। मैक्स, मैं तुम्हारे भविष्य पर नजर रखूंगा, मुझे इसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। नेमेसिस, गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि स्वयं से बात करना मनोवैज्ञानिक विकार का एक लक्षण माना जाता है? यदि परिषद को पता चल गया तो आपको प्रधान देवदूत के पद से बर्खास्त किया जा सकता है। आपको एक सभ्य महिला की तरह व्यवहार करना चाहिए और शालीनता और गरिमा के साथ खुद को प्रस्तुत करना चाहिए। चुप रहो, दुश्मन, वरना मैं तुम्हें अजारोत के बदले सौंप दूंगी। हज़रियल ने अपने निजी एआई की टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से नाराज होकर जवाब दिया। नेमेसिस ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि वह अब अपने स्वामी के क्रोध का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। सभी खिलाड़ी अब ट्यूटोरियल से हमेशा के लिए लॉग आउट हो जाएंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप सभी को सिग्मा में फिर से देखेंगे। इस सिस्टम संदेश के बाद ओमेगा से सभी खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया और वे खेल से स्थायी रूप से लॉग आउट हो गए। हालांकि ज़्यादातर लोगों को इसके बाद कोई अतिरिक्त सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन मैक्स को ओमेगा एआई से एक आखिरी नोटिफिकेशन मिला। सिस्टम सूचना, पता चला है कि खिलाड़ी के पास 3 ब्लू स्पॉट फूल दिव्य, 3 रेड स्पॉट फूल दिव्य, 1 फोई ग्रास दिव्य उसकी बंधित वस्तुओं के रूप में है। क्या आप इन वस्तुओं को कम कीमत पर सिग्मा में लाना चाहते हैं? ब्लू स्पॉट फूल दिव्य ग्रेटर दैन ब्लू स्पॉट फूल गहरा सुनहरा। लाल धब्बे वाले फूल दिव्य ग्रेटर दैन लाल धब्बे वाले फूल गहरा सुनहरा। फोई ग्रास दिव्य ग्रेटर दैन फोई ग्रास महाकाव्य। हाँ, नहीं, आपके पास चुनने के लिए 48 सेकंड है। डिफ़ॉल्ट विकल्प नहीं, पर सेट है। मैक्स ने जब उस गिरावट को देखा तो उसकी भौहें तन गईं, ठीक वैसे ही जैसे उसे अपने भाई के उपकरण की गिरावट याद थी। वह दिव्य श्रेणी से पौराणिक श्रेणी में आ गया था, जो एक भारी गिरावट थी, लेकिन फिर भी बहुत ही अनोखा और मूल्यवान था। दूसरी ओर, डार्क गोल्ड और एपिक ग्रेड की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हजार सोने के सिक्कों के बराबर होगी, लेकिन मैक्स के लिए केवल इन वस्तुओं का उपयोग करके अपनी फीस की पूरी कीमत कमाना किसी भी तरह से संभव नहीं था। सिग्मा में आइटम ग्रेड ओमेगा के समान ही थे। वस्तुओं, उपकरणों, जादुओं के लिए वे निम्न श्रेणियों में थे: सामान्य, पीतल, चांदी, सोना, गहरा सुनहरा, महाकाव्य, खंडित पौराणिक, प्रसिद्ध, अर्धदिव्य, दिव्य। इन श्रेणियों के अलावा कुछ अन्य रेटिंग भी थी, जैसे कि अद्वितीय या खोया हुआ। हालांकि वास्तविक मूल्य के मामले में वे आमतौर पर डार्क गोल्ड और लेजेंडरी के बीच कहीं होती थी। एक प्राचीन श्रेणी के हथियार की भी अफवाह थी। हालांकि मैक्स ने प्राचीन श्रेणी के हथियार को कभी देखा या सुना भी नहीं था, इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस पैमाने पर उसका स्थान क्या है। औषधियों, जादुई मंत्रों के लिए ग्रेडिंग थोड़ी अलग थी, जो इस प्रकार थी: कचरा, कम स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, परिपूर्ण स्तर, अधिकतम स्तर। मैक्स के पिछले जीवन के अनुभव के अनुसार सार्वभौमिक बाजार में उच्च स्तर की औषधियां भी अत्यंत मूल्यवान थीं, क्योंकि सिग्मा में औषधियां एक ऐसी वस्तु थी जिसकी हमेशा कमी रहती थी। चाहे इसका कारण उद्योगपतियों द्वारा जानबूझकर मांग से कम आपूर्ति रखना और भूख का विपणन करके अधिकतम लाभ कमाना हो, या कोई अन्य कारण हो, वास्तविकता यही थी कि औषधियों की हमेशा कमी रहती थी। इसी कारण से सबसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में से एक रसायनज्ञ का था, क्योंकि आपके संगठन में एक रसायनज्ञ होने से वस्तुतः आय का एक अंतहीन प्रवाह सुनिश्चित हो सकता था। मैक्स निराश तो था, लेकिन घड़ी की टिक टिक को देखकर उसने फिर भी हाँ पर क्लिक कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। सिस्टम सूचना, आपके व्यक्तिगत इन्वेंट्री में 7 आइटम जोड़ दिए गए हैं। गलती, 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 गलती। ये व्यक्ति जागृत लोगों में से नहीं है और उसके पास कोई भंडार नहीं है। गलती, 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 डॉट डॉट। मानवता के प्रथम जागरण का समय आ गया है। सभी खिलाड़ियों को लॉग आउट करना होगा। त्रुटि अबाधित पुरस्कार, समाधान के लिए सार्वभौमिक रानी की ओर विचरण करना। 5 4 3 2 1। व्यक्तिगत सूची तैयार की गई, समस्या का समाधान हो गया। जमा की गई वस्तुएं: ब्लू स्पॉट फूल गुना 3000 गहरा सुनहरा, रेड स्पॉट फूल गुना 3000 गहरा सुनहरा, फोई ग्रास गुना 1000 शानदार नाशवान। खिलाड़ी को लॉग आउट किया जा रहा है।
मैक्स ओमेगा से लॉग आउट हो चुका था और अपने वीआर पॉड के खाली अंधेरे को घूर रहा था। ये सोच रहा था कि आखिरी सिस्टम नोटिफिकेशन एक त्रुटि थी या उसने वास्तव में अपने ऑर्डर किए गए आइटम की इकाइयों से 1000 गुना अधिक इकाइयां प्राप्त कर ली थी। मैक्स अपने पॉड से बाहर निकला और अपना सामान देखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक आदिम आवाज पूरी पृथ्वी पर गूंज उठी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे मैक्स अपने पिछले जीवन से बहुत अच्छी तरह पहचानता था, ब्रह्मांडीय रानी की आवाज। पृथ्वी ग्रह के मनुष्यों, आपको बधाई हो कि आप एक आदिम ग्रह की स्थिति से ऊपर उठकर व्यापक ब्रह्मांड में शामिल होने के योग्य ग्रह बन गए हैं। मुझे सार्वभौमिक एआई या सार्वभौमिक रानी कहा जाता है। मैं एक सचेतन प्राणी हूं जो ब्रह्मांड के नियम और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और सार्वभौमिक शांति बनाए रखता है। आप सभी को अब आपकी दाहिनी बांह पर एक चमकता हुआ टैटू दिया जाएगा जो आपकी नई पहचान बन जाएगा। आप सभी ग्रह #H2047 के मनुष्य हैं, और जब तक आप T1 तक पहुंचने के बाद एक क्लास और एक मूल्यांकन प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ब्रह्मांड में यही आपकी एकमात्र पहचान होगी। मैं पहले ही इस ग्रह पर मौजूद हर सजीव जीव के साथ सहजता से जुड़ चुका हूं और आपके स्थानीय ग्रह एआई गाया से परामर्श करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि आप अपनी स्टेटस बार प्रदर्शित करने के लिए सिस्टम स्क्रीन दिखाएं, वाक्यांश का और सार्वभौमिक गेम में लॉग इन करने के लिए सिग्मा में लॉग इन करें वाक्यांश का उपयोग कर सकते हैं। कृपया इन कोड शब्दों को याद रखें क्योंकि ये केवल आपके ग्रह के लिए ही विशिष्ट होंगे। अब से इस ग्रह पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य 16 वर्ष की आयु में मुझमें समाहित हो जाएगा। आपके संदर्भ के लिए आपके ग्रह की स्थिति यहाँ दी गई है। ग्रह कोड #H2047। वर्तमान संबद्धता कोई नहीं। वर्तमान चुने गए नेता शकुनी वोन नाइट उर्फ रुद्र राजपूत। वर्तमान जनसंख्या 16.1 अरब। किसान 76 मिलियन। आज 104 सार्वभौमिक वर्ष के 71वें दिन मैं आप सभी का सार्वभौमिक मंच सिग्मा पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। वह सार्वभौमिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी, रानी बोल रही थी। मैक्स के पूरे वयस्क जीवन में यह एकमात्र ऐसा अवसर था जब उसने रानी को सीधे बोलते हुए सुना था। वैसे तकनीकी रूप से ये दूसरी बार है क्योंकि उसने यही भाषण अपने पिछले जीवन में भी सुना था। H2047, जिसका अर्थ है मानव ग्रह संख्या 2047, पृथ्वी को दी गई पहचान थी। मनुष्यों का ये विचार कि वे ब्रह्मांड में एकमात्र सजीव प्राणी हैं, अब हास्यास्पद प्रतीत होता था। ब्रह्मांड में 2047 ऐसे ग्रह थे जहां मनुष्य निवास करते थे और अनगिनत ऐसे ग्रह थे जो अभी तक रानी के साथ एकीकृत भी नहीं हुए थे। मैक्स की दाहिनी बांह पर एक चमकता हुआ टैटू दिखाई दिया और इसने एक जटिल रूनिक पैटर्न बनाया जो किसी तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक सुंदर सामून टैटू जैसा दिखता था। ये सार्वभौमिक रानी का चिन्ह था और इसे अपने शरीर पर अंकित करवाने से व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और सिग्मा तक पहुंच प्राप्त हो जाती थी। मैक्स ने गहरी सांस ली और कहा, सिस्टम स्क्रीन दिखाओ। उसकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन खुल गई जिस पर लिखा था योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाम अज्ञात। पहचान ग्रह #H2047 का मानव। वर्ग कोई नहीं। क्षमताएं गेंद को कुचलने में माहिर विशेषज्ञ। धन कुछ नहीं। इन्वेंटरी ब्लू स्पॉट फूल गुना 3000 डार्क गोल्ड रेड स्पॉट फूल गुना 3000 डार्क गोल्ड फूल ग्रास गुना 1000 एपिक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सिस्टम स्क्रीन देखकर मैक्स मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे असल में खरीदी गई वस्तुओं की तुलना में 1000 गुना अधिक वस्तुएं मिल गईं। यह मैक्स के लिए बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि अब उसे विश्वविद्यालय में अपनी ट्यूशन फीस के लिए आवश्यक सोने की राशि जुटाने की उम्मीद जग गई थी। खिड़की की ओर चलते हुए मैक्स ने अपने घर के बाहर झांका। मैक्स को ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड की संरचना में बदलाव आने के साथ ही दिन का आकाश टुकड़ों में बिखर रहा हो। सूर्य के अलावा एक भी तारा दिखाई न देने वाला चमकीला सुबह का आकाश अब असंख्य मनमोहक ब्रह्मांडीय दृश्यों से भर गया था, क्योंकि पहली बार मानव जाति वास्तव में मिल्की वे आकाशगंगा में एकीकृत हो गई थी और अनगिनत तारे और निहारिकाएं अंततः दिन के आकाश को रोशन कर रही थीं। सौर मंडल से माना को दूर रखने वाली बाधा के टूट जाने के बाद पृथ्वी ग्रह पर माना का प्रवाह शुरू होने में 17.5 मिनट का समय लगा, जिसके बाद भयानक आपदाएं घटने लगीं। ब्रह्मांडीय विकिरण के अचानक संपर्क में आने और माना के अनियंत्रित प्रवाह के कारण पृथ्वी ग्रह अस्थिर हो गया, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद हर प्रजाति जो माना के प्रवाह के अनुरूप नहीं थी, उनकी त्वचा में झुंझुनी और जलन होने लगी और वे दर्द से कराहने लगे। मैक्स को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर आग की लपटों में जल रहा हो।
अपने पिछले जीवन में मैक्स को असहनीय दर्द का अनुभव हुआ था और उसे संदेह था कि वह मर जाएगा, लेकिन भेड़ियों द्वारा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने के बाद ये दर्द उसे हल्का लग रहा था। ट्यूटोरियल गेम ओमेगा का उद्देश्य मनुष्यों को माना के इस प्रवाह से परिचित कराना था, क्योंकि जो खिलाड़ी ओमेगा के माध्यम से माना का उपयोग करने के लिए पहले ही अभ्यस्त हो चुके थे, वे बिना किसी समस्या के पहले जागरण से बच सकते थे। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और जानवरों जैसी कम बुद्धि वाली प्रजातियों का बेकाबू हो जाना दुनिया भर में आम दृश्य थे, क्योंकि हर एक मिनट में एक नया कंपन उस इमारत को हिला देता था जिसमें मैक्स रहता था। प्रलय आ चुका था, और जबकि मनुष्य पिछले 12 महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे, दुर्भाग्य से आज वह दिन था जब अनगिनत पेड़ पौधों और जानवरों के साथ साथ 60% मानव आबादी का अस्तित्व समाप्त होने वाला था। पिछली बार की तरह ही 20 मिनट बाद दर्द कम हो गया और मैक्स को अधिक आराम महसूस होने लगा। उसने देखा कि 20 विशालकाय युद्धपोत पृथ्वी पर उतर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक का आकार टोक्यो जितना बड़ा था। ये युद्धपोत कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। ये वे विभिन्न गुट थे जो पृथ्वी ग्रह पर अपना दावा करने आए थे। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पृथ्वी जैसे नवोदित ग्रह की रक्षा रुद्र राजपूत नाम का एक महारथी कर रहा होगा। पिछली बार इस लड़ाई में मैक्स को रुद्र के जीवन के लिए डर लग रहा था, लेकिन इस बार वह जानता था कि उसका भाई ऐसे कमजोरों से अछूत है और पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। जब उसने अपने भाई द्वारा वर्षों में किए गए शक्ति प्रदर्शन के बारे में सोचा, तो उसकी मृत्यु के परिणामों के बारे में सोचकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सीधे शब्दों में कहें तो उसके बिना पृथ्वी का विनाश निश्चित था। आज का दिन निस्संदेह मानवता के लिए एक काला दिन था। अगर मैक्स की याददाश्त सही थी तो पृथ्वी के 16.1 अरब निवासी आज घटकर मात्र 6.4 अरब रह जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी अपनी कुल आबादी का लगभग 60% खो देगी। आज वह दिन भी था जब उनके भाई अपनी भाभी नाओमी को खो देंगे, जिनकी अस्पताल में अत्यधिक ऊर्जा के प्रवाह के कारण अब तक मृत्यु हो चुकी होगी। पिछली बार मैक्स ने सिग्मा में शामिल होने के लिए जल्दबाजी की थी और रुद्र को अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद की स्थिति से अकेले निपटने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैक्स ऐसा नहीं करेगा। एलियंस के खिलाफ लड़ाई खत्म होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए मैक्स ने रुद्र के लौटने का इंतजार किया ताकि वह इस कठिन घड़ी में उसके साथ रह सके। मैक्स ने वे सभी दृश्य देखे जो उसने अपने पिछले जीवन में नहीं देखे थे, जिसमें पृथ्वी का शक्तिशाली विध्वंसक श्रेणी का युद्धपोत विदेशी जहाजों पर कहर बरपा रहा था और उन्हें एक भी गोली चलाने से पहले ही टुकड़े टुकड़े कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एक स्वचालित राइफल 1700 के दशक की एक आदिम राइफल से लड़ रही हो, क्योंकि परग्रही जहाज पृथ्वी के जहाज जितने शक्तिशाली और परिष्कृत नहीं थे। जब भी कोई परग्रही जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाता था, मैक्स उनकी मूर्खता पर हंसता था, जबकि वह दूसरों को पृथ्वी छोड़ने के लिए भाग दौड़ करते हुए देखता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी के पास एक विध्वंसक श्रेणी का युद्धपोत होगा, जबकि वह ग्रह अपने पहले जागरण के पहले दिन में ही था, लेकिन किसी तरह उसके भाई ने इसे संभव कर दिखाया। एक भी परग्रही प्राणी पृथ्वी पर एक कदम भी नहीं रख सका और ब्रह्मांड को ये स्पष्ट संदेश भेज दिया गया कि इस ग्रह से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। मैक्स कुछ देर और अपनी खिड़की से शो देखता रहता, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी भाभी नाओमी अब तक मर चुकी होगी, इसीलिए वह अनिच्छा से अस्पताल की ओर दौड़ने लगा। ऐसा नहीं था कि मैक्स अपनी साली को जीवित देखना और उसके अंतिम क्षणों में उसके साथ रहना नहीं चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसमें इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वह एक बार फिर उसकी आंखों में देख सके और उसके प्यार की गर्माहट को अपने दिल में महसूस कर सके, और फिर अगले ही पल उसे खो दे। जब उसे पता चला कि वह उसके पिछले जन्म में जीवित नहीं रह पाएगी, तो वह हफ्तों तक रोता रहा, और यह उसके जीवन के सबसे भावनात्मक रूप से कष्टदायक अनुभवों में से एक था। हाँ, उसका चुनाव कायरतापूर्ण था, लेकिन जिस मानसिकता में वह वर्तमान में था, वह घृणा और प्रतिशोध से भरी हुई थी और भावनात्मक सुनामी का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। पिछली बार उसने वास्तविक दुनिया के दर्द से बचने के लिए सिग्मा में भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसके इस फैसले ने उसके भाई को अकेले ही इसके परिणामों से निपटने के लिए छोड़ दिया था, जिसे वह इस बार दोहराना नहीं चाहता था। मैक्स अस्पताल पहुंचा और उसने देखा कि बड़ी संख्या में आपातकालीन रोगी अस्पताल पहुंच रहे थे, जिन्हें पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया, और वहां डॉक्टरों का एक समूह दिशाहीन होकर इधर उधर भटक रहा था। वह एक काला दिन था। इंसानों ने अपने कई साथियों को खो दिया और खासकर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था, जहां परिवार के सदस्य ये सुनना नहीं चाहते थे कि उनके प्रियजन की मृत्यु हो चुकी है। सबसे दुखद बात यह थी कि उनमें से कई लोग कल तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आज वे अत्यधिक ऊर्जा के प्रवाह को सहन नहीं कर सके। इससे हुई क्षति अचानक और कहीं अधिक पीड़ादायक हो गई,
जबकि अगर परिवार के सदस्य मृत्यु के लिए तैयार होते तो ये पीड़ा और भी बढ़ जाती। मैक्स शांति से उस कमरे में गया जहां उसकी भाभी को रखा गया था, और भले ही अस्पताल में बाढ़ आई हुई थी, वह सबसे वीआईपी कमरे में थी जहां सभी शीर्ष डॉक्टर उसके चारों ओर बैठे थे। हालांकि मैक्स को उस समय गहरा सदमा लगा जब उसने कमरे के अंदर झांक कर देखा कि उसका भाई, जिसे युद्ध में दूर होना चाहिए था, पहले से ही वहां मौजूद था। रुद्र को बहुत पसीना आ रहा था, जिससे ये स्पष्ट था कि वह नाओमी के शरीर में ऊर्जा का संचार करने और उपचार मंत्रों का प्रयोग करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि किसी चमत्कार की तरह उसकी भाभी अभी भी जीवित थी और सांस ले रही थी। ये सब कैसे हो रहा है? बड़े भाई को तो 2 घंटे बाद अस्पताल आना था। क्या मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है? मैक्स ने सोचा। उसे पता नहीं था कि रुद्र ने उसकी डायरी पढ़ ली थी और यही वजह थी कि आज मानवता के लिए युद्ध में जाने के बजाय उसने जवाबी हमले की योजना इस तरह बनाई कि लड़ाई बिना खुद लड़े ही खत्म हो जाए, क्योंकि वह जाकर नाओमी की जान बचाएगा। रुद्र अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वह उसे इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था और चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। हालांकि रुद्र ने मैक्स की टाइमलाइन में बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा न करने का वादा किया था, फिर भी 2 ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें वह उन्हें नहीं दे सकता था। उनकी पत्नी नाओमी की मृत्यु, सर जॉनी इंग्लिश की मृत्यु। उन दोनों का उनके जीवन में एक विशेष स्थान था और उन्हें हर हाल में बचाना था, चाहे कुछ भी हो जाए, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। नाओमी के एचपी को शून्य तक पहुंचने से रोकने और पहले जागरण के दौरान उसकी मदद करने के लिए अपनी सीमाओं से परे काम करते हुए उसकी दैवीय ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। जब नाओमी के शरीर ने अंततः सार्वभौमिक माना को स्वीकार कर लिया, तो रुद्र उसे पूरी तरह से स्वस्थ करने में सक्षम हो गया और अंततः उसकी त्वचा को फिर से रंग में आते देखकर उसने राहत की सांस ली। यह एक चमत्कार था और डॉक्टरों और कर्मचारियों ने ऐसे जयकारे लगाए मानो उन्होंने अपने जीवन में इससे बड़ी कोई चीज नहीं देखी हो। वे एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपनी छवि की परवाह नहीं की। रुद्र ने भी मैक्स की ओर देखा और अपने भाई को इतनी कसकर गले लगाया जितना मैक्स ने 1 दशक से भी अधिक समय में कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि पहली बार उसे अपने कंधों पर नमी का एहसास हुआ जब उसने अपने भाई के आंसू उस पर गिरते हुए महसूस किए। अपने पूरे जीवन में मैक्स ने अपने भाई को केवल एक ही बार रोते हुए देखा था, वह भी तब जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी, और तब भी उसने मैक्स को सहारा देने की कोशिश की थी, उसकी स्थिरता का एक स्तंभ बनकर। फिर भी ये पहली बार था जब उसने उस पर भरोसा किया था। मैक्स अपनी भाभी को शांति से सोते हुए देखकर कांप उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने अपने परिवार के साथ सच्ची खुशी और आनंद के कुछ पल बिताए थे। मैक्स का दिल बेहद खुश हो गया। उसके पिछले जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक किसी तरह सुधर गई थी और वह इस बात से बेहद खुश था। कुछ देर बाद रुद्र ने मैक्स को धक्का देते हुए भावुक स्वर में कहा, जाओ जाओ सिग्मा, जल्दी खेलने के हमेशा फायदे होते हैं। हमारी चिंता मत करो, हम ठीक रहेंगे। मैक्स, याद रखना कि अच्छा होना महत्वपूर्ण है। यह एक नई दुनिया है, लेकिन अच्छा होना महत्वपूर्ण है। अच्छे बच्चे बनो, ठीक है? इसे मत भूलना। मूल रूप से आप अच्छे हैं। मैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई ऐसी बेतुकी बातें क्यों कह रहा है, लेकिन उसने ये सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया कि वह आज कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका भाई स्वयं एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति था और उसने वह सब कुछ अनुभव कर लिया था जो मैक्स को अपने दूसरे जीवन में अभी अनुभव करना बाकी था। बदला लेने और दुश्मनों को नष्ट करने से भरी जिंदगी जीने के कारण बिना नैतिक मूल्यों वाला एक निर्मम खलनायक बनना आसान था। रुद्र इस बात को सबसे बेहतर समझता था, इसीलिए उसने मैक्स को अपने ही अंदाज में चेतावनी दी। मैक्स उन शब्दों का असली अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई की सलाह को दिल से मान लिया और उन शब्दों को अपने भीतर अंकित कर लिया। वह स्वभाव से अच्छा इंसान था। हालांकि वह रुककर अपनी भाभी के जागने के बाद उनसे मिलना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अब जब वह जीवित और स्वस्थ है, तो बाद में मिलने के कई अवसर मिलेंगे। चूंकि उसके भाई को अब उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए आखिरकार उसके लिए सिग्मा में प्रवेश करने का समय आ गया था। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन, सिग्मा में लॉग इन करें। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन। मैक्स ने ये शब्द कहे और उसकी बांह पर बना टैटू चमकने लगा, क्योंकि मैक्स को पृथ्वी से टेलीपोर्ट करके मॉर्निंग स्टार प्लैनेट नामक एक बहुत ही परिचित स्थान पर पहुंचा दिया गया। ये ग्रह पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहे जाने वाले क्षेत्र के केंद्र के पास स्थित था, और यह सभी टियर 0 खिलाड़ियों का केंद्र था। सिग्मा की दुनिया ओमेगा की दुनिया से इस मायने में बहुत अलग थी कि किसी व्यक्ति का स्तर यह निर्धारित करता था कि वह किन क्षेत्रों तक पहुंच सकता है।
मॉर्निंग स्टार ग्रह पृथ्वी ग्रह से लगभग 15 गुना बड़ा था और किसी भी समय लगभग 500 अरब अस्थायी साहसी लोगों का घर था। इस ग्रह के सभी प्रमुख शहरों में दुकानें, संघ, कक्षा कक्ष और कई अन्य संरचनाएं थीं। हालांकि इन सुविधाओं का स्तर ओमेगा के खिलाड़ियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्तर की तुलना में बहुत कम था। इस ग्रह पर खिलाड़ियों के पास मौजूद 90% उपकरण सामान्य श्रेणी के थे, जबकि असामान्य श्रेणी के उपकरण वास्तव में असामान्य थे और उन्हें कचरा नहीं माना जाता था। यदि आपके पास कांस्य श्रेणी का उपकरण होता था, तो आपको धनी 1% लोगों में गिना जाता था और यह बहुत ईर्ष्या का कारण बनता था, जिससे ऐसे उपकरण पहनकर सड़कों पर चलने वाले व्यक्ति की जान को खतरा रहता था। इसी प्रकार स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 5 के व्यक्तियों के लिए ग्रह थे, जिन तक केवल उच्च या समान स्तर के व्यक्तियों की ही पहुंच थी। तकनीकी रूप से देखा जाए तो मैक्स छठे स्तर का देवता होने पर भी मॉर्निंग स्टार ग्रह पर जा सकता था, लेकिन अगर वह वास्तव में ऐसा होता तो इस बेकार ग्रह पर उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। हालांकि अगर मैक्स टियर 1 ग्रह यानी टियर 0 पर स्थित ब्लू स्टार ग्रह पर जाना चाहता, तो वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास आवश्यक योग्यताएं नहीं थीं। हालांकि सार्वभौमिक रानी के स्वामित्व वाले 6 ग्रह सिग्मा ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह नहीं थे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह थे जो निजी संगठनों और शक्तिशाली साम्राज्यों के स्वामित्व में थे, जहां टेलीपोर्टेशन शुल्क का भुगतान करके पहुंचा जा सकता था। ब्रह्मांडीय रानी के स्वामित्व वाले 6 ग्रहों का लाभ ये था कि इन ग्रहों पर टेलीपोर्टेशन प्रत्येक खिलाड़ी के लिए निःशुल्क था और उन्हें ग्रह तक पहुंचने के लिए किसी विशेष टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। अपनी भुजाओं पर अंकित प्रतीकों का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति कीवर्ड का उच्चारण करके टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर सकता था, जिससे ये ब्रह्मांड का सबसे सुलभ ग्रह बन जाता था। हालांकि सुलभता के साथ साथ भीड़भाड़ भी बढ़ गई और इसलिए मॉर्निंग स्टार ग्रह की स्थिति पृथ्वी पर न्यूयॉर्क शहर जैसी हो गई। ये ग्रह हर प्रकार के परग्रही जीवों से पूरी तरह भरा हुआ था। जब कोई खिलाड़ी पहली बार ट्यूटोरियल ओमेगा में लॉग इन करता है, तो उसे ताजी हवा का एहसास होता है और वह एक छोटे से गांव में क्रिस्टल जैसे नीले आसमान और खूबसूरत एनपीसी को देखकर उत्साहित महसूस करता है। हालांकि यह वास्तविक ब्रह्मांड की तुलना में एक झूठ और दिखावा था। जब कोई सिग्मा में लॉग इन करता था, तो उसे वास्तविक दुनिया की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता था। हवा इतनी दुर्गंधयुक्त थी कि सांस लेना मुश्किल था। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 2 गुना था, जिसके कारण पहली बार इस ग्रह पर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति को चक्कर आने लगते थे और सांस फूलने लगती थी, क्योंकि उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण रक्त मस्तिष्क तक पहुंचने में संघर्ष करता था। ये इमारतें पुरानी मध्ययुगीन शैली की नहीं थीं, जिनमें दोस्ताना एनपीसी बैठे हों, बल्कि ये राख की तरह काली थीं, धूल और कालिक से ढकी हुई थीं, और एक शत्रुतापूर्ण विदेशी भीड़ सड़कों पर आपको धक्का मुक्की कर रही थी, जो घनी आबादी वाली सड़कों के बीच अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। सिग्मा में आपका स्वागत है, मैक्स ने मन ही मन सोचा और हंस पड़ा, ये सोचकर कि पहली बार लॉग इन करने के बाद ज्यादातर खिलाड़ियों को कितना झटका लगा होगा। मैक्स इन गलियों में रास्ता खोजने में माहिर था और अपने सिर के ऊपर आसमान में दिन के उजाले में भी 3 विशाल चंद्रमाओं को देखकर मैक्स समझ गया कि वह शापित ब्लैक लेक शहर में है। विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया जून के अंत और जुलाई की शुरुआत के साथ मात्र 14 दिनों में समाप्त हो गई, जिसका अर्थ था कि मैक्स को सेमेस्टर शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सुबह के तारे वाले ग्रह पर अपने स्टॉक को जल्दी से बेचना होगा। ये केवल 1 साल का कोर्स था, जिसमें मैक्स दाखिला लेना चाहता था, और यह आखिरी साल था जब वह दाखिला लेने की योग्य था, क्योंकि शारीरिक रूप से उसकी उम्र अभी केवल 17 साल थी। इसका मतलब यह था कि अगर वह समय सीमा चूक जाता, तो मैक्स को गुमनाम रूप से स्नातक होने की अपनी योजना को छोड़ना पड़ता और संभवतः उसे एक बार फिर अपने मूल्यांकन में एक निकम्मे कचरे के रूप में लेबल किए जाने के अपमान का सामना करना पड़ता। अगर यह पहले वाला मैक्स होता, तो वह नीलामी घर जाकर मोटी रकम पर बातचीत करने के बाद अपना सारा सामान एक साथ बेच देता, लेकिन पुनर्जन्म लिया हुआ मैक्स ज्यादा समझदार था। मैक्स जानता था कि एक ऐसे ग्रह पर जहां कांस्य श्रेणी की वस्तुओं को भी एक अदृश्य विलासिता माना जाता है, अगर वह किसी तरह दर्जनों गहरे सुनहरे और उत्कृष्ट श्रेणी की सामग्रियों को बेच देता है, तो वह निश्चित रूप से अंधेरे में छिपी कई बुरी शक्तियों की नज़र में आ जाएगा। इसलिए उसे बिना किसी बड़े हंगामे के सामग्रियों को बेचने के लिए एक चतुर और उचित योजना तैयार करने की आवश्यकता थी। अपने पिछले जीवन में वह गुमनामी के विचार से ही घृणा करता था। वह प्रसिद्धि, सम्मान और धन चाहता था और इन्हें प्राप्त करते समय हलचल मचाना चाहता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुछ रैंकिंग धारक रैंकिंग सूची में अपना नाम शामिल न करने और गुमनाम रहने का विकल्प क्यों चुनते हैं, जबकि उनके पास वहां होने की योग्यता होती है।
लेकिन इस बार उन्हें बेहतर जानकारी थी। केवल मूर्ख ही दिखावा करते थे, जबकि चतुर लोग पर्दे के पीछे से शासन करते थे। पर्दे के पीछे से शासन करने के लिए इस जीवन में उसे सबसे पहले गुमनामी की आवश्यकता थी, और सौभाग्य से वह जानता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। जैसे ही मैक्स ने उन चोरों के अड्डे के स्थान के बारे में सोचा, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई और वह अपने आसपास के एलियंस को धक्का देते हुए होवरक्राफ्ट जंक्शन की ओर बढ़ने लगा। उसका गंतव्य स्थान शापित मॉर्निंग स्टार ग्रह में बचा हुआ एकमात्र जंगल, अंगूर के घने जंगल। अंगूर के घने जंगल सुबह के तारे वाले ग्रह पर सार्वभौमिक रानी द्वारा बनाया गया एक अभयारण्य था, जहां जंगली राक्षस फलते फूलते थे। वीआर गेम के विपरीत, जहां मॉब की संख्या अनंत होती है और वे जंगल में बेतरतीब ढंग से प्रकट होते हैं जहां खिलाड़ी जाकर उनका शिकार कर सकते हैं, अंगूर के घने जंगल कहीं अधिक खतरनाक थे। इसमें अनंत पुनरागमन नहीं था और मॉब्स के घूमने के तरीके में कोई यादृच्छिकता नहीं थी, क्योंकि किसी को पदचिह्नों का पता लगाना सीखना पड़ता था, विभिन्न जातियों द्वारा गश्त किए जाने वाले क्षेत्रों को समझना पड़ता था और अनुभव प्राप्त करने के लिए जानवरों को पकड़ने और मारने के लिए जाल बिछाना पड़ता था। लेवल बढ़ाने का सबसे तेज तरीका हमेशा से ही राक्षसों को मारना और अनुभव प्राप्त करना रहा है। हालांकि ये टियर 1 तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। सिग्मा में स्तर इस प्रकार काम करते थे। लेवल 0-30 टियर 0 था। फिर प्रत्येक स्तर की सीमा के बाद एक पदोन्नति परीक्षा होती थी जिसे कोई व्यक्ति अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दे सकता था। लेवल 30-100 टियर 1 था। लेवल 100-200 टियर 2 था। लेवल 200-400 टियर 3 था। लेवल 400-600 टियर 4 था। लेवल 600-1000 टियर 5 था। और उसके बाद छठे स्तर तक पहुंचने के लिए एक अज्ञात छठे स्तर की पदोन्नति परीक्षा थी। हालांकि टियर 6 से ऊपर भी स्तर थे, लेकिन मैक्स को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे कैसे काम करते हैं, क्योंकि टियर 6 की सीमा से नीचे वालों के लिए उन उच्च स्तरों के बारे में सभी जानकारी छिपा दी गई थी। जहां ज्यादातर लोग जितनी जल्दी हो सके अपने स्तर को ऊपर उठाने और नश्वर लोगों के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करते थे, वहीं मैक्स अपने पुनर्जन्म के साथ जानता था कि यह एक घटिया तरीका था। किसी व्यक्ति के स्तर से उसकी वास्तविक ताकत और कौशल का पता नहीं चलता था, बल्कि आंकड़ों से पता चलता था। निचले स्तरों पर सबसे अच्छी बात यह थी कि अपने बुनियादी आंकड़ों में इतनी मजबूती से सुधार किया जाए कि वे उसी स्तर पर अपने साथियों के आंकड़ों से कहीं अधिक हो जाएं। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि ताकत और निपुणता में सुधार के लिए किसी डमी पर वार करना और उसे काटना, जबकि सहनशक्ति बढ़ाने के लिए नियंत्रित वातावरण में दौड़ना। जहां पृथ्वी के 99.9% मनुष्य सिग्मा को एक सामान्य वीआर गेम की तरह खेलेंगे और लेवलिंग शैली के गेम प्ले में तेजी से आगे बढ़ेंगे, वहीं मैक्स विश्वविद्यालय में शामिल होगा और वहां उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने बुनियादी आंकड़ों और क्षमताओं में सुधार करेगा, साथ ही अधिक स्थिर रूप से लेवल बढ़ाने का विकल्प चुनेगा। यह उन कई कारणों में से एक था जिसके कारण मैक्स विश्वविद्यालय में शामिल होना चाहता था, क्योंकि केवल विश्वविद्यालय में ही उसे अपने आने वाले भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने का तरीका सिखाया जाएगा और उसे अमूल्य प्रशिक्षण उपकरण और ज्ञान के अनुभव प्रदान किए जाएंगे जो अन्यथा प्राप्त नहीं किए जा सकते। विश्वविद्यालय मैक्स के लिए समाज के शीर्ष 10% लोगों में प्रवेश करने का मौका था और वह वहां पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार था। जैसे ही वह सावधानीपूर्वक घने जंगलों में दाखिल हुआ, उसके कानों में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की सूचना सुनाई दी। सिस्टम सूचना, आप एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको जंगली दुश्मन, अन्य खिलाड़ी और आपके अपने साथी भी मार सकते हैं, और आकाशगंगा पुलिस आपकी मदद के लिए नहीं आएगी। यदि आप गलती से अज्ञात क्षेत्र में आ गए हैं, तो कृपया सुरक्षित क्षेत्र में वापस प्रवेश करें। पता चला कि खिलाड़ी अनाम अकेले जंगल में प्रवेश कर रहा है और उसका कोई गिल्ड या पार्टी नहीं है। पता चला कि खिलाड़ी अनाम स्तर 0 टियर 0 का है। मृत्यु की संभावना 65%। सिस्टम टिप्पणी, मरने पर आप लूट का सामान गिरा देंगे। मैक्स ने आह भरी, ये तो बिल्कुल सही था। सिस्टम ने उसके जीवित रहने की संभावना मात्र 35% बताई थी, जिसका मतलब था कि जंगल में किसी भी परिस्थिति का सामना करने पर वह लगभग 2/3 बार मर जाएगा। हालांकि यह सिस्टम द्वारा किया गया एक सटीक विश्लेषण था और अगर मैक्स पृथ्वी का कोई आम इंसान होता तो संभवतः जंगल में उसकी भयानक मौत हो जाती। लेकिन पुनर्जन्म की तरकीब के कारण मैक्स कहीं अधिक आत्मविश्वासी था। अपने पिछले जीवन में मैक्स ने लगभग 200 सांसारिक दिन इन जंगलों को पार करने में बिताए थे, क्योंकि वह जितनी जल्दी हो सके टियर 1 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसे परग्रही मुर्गियों, खरगोशों और यहाँ तक कि पागल चूहों ने बेरहमी से मार डाला था, जिन्होंने उसे मुमोनिक प्लेग से संक्रमित कर दिया था।
उसे धीरे धीरे पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने में 200 दिन लगे ताकि वह लेवल 30 तक पहुंच सके और टीए एक प्रमोशन परीक्षा दे सके, जिसके बाद उसका पतन शुरू हो गया। इस बार नहीं, मैक्स ने दृढ़ता से बुदबुदाते हुए कहा और तेजी से उस घने जंगल को पार किया मानो वह उसका अपना पिछवाड़ा हो। मैक्स का सामना जिस पहले राक्षस से हुआ वह एक संक्रमित चूहा था और मैक्स ने उस चूहे से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी, क्योंकि हालांकि चूहे को मारने से उसे अनुभव प्राप्त होता, लेकिन उसके सड़ते हुए शव से उसे संक्रमण हो सकता था, जो वह नहीं चाहता था। 5 मिनट बाद मैक्स दौड़ना बंद कर दिया जब उसने झाड़ियों से 2 अलग अलग लाल आंखें अपनी ओर घूरती हुई देखी और एक भयावह आवाज उसके कानों में पड़ी। पाक 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 पाक। उद्धरण चिन्ह। ओह, तुम हो मेरे पुराने दुश्मन, शापित रोनोस्लाविक मुर्गे, मैक्स ने अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। रोनोस्लाविक चिकन स्तर 1 मुर्गियों की एक ऐसी प्रजाति जिसका मांस सभी समझदार प्राणियों के लिए अखाद्य है, सिवाय गोब्लिन के जो इसे एक स्वादिष्ट व्यंजन मानते हैं। अपने आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और हर संभव रंग में पाए जाते हैं। अपने पिछले जीवन में उसने इन शापित प्राणियों को हल्के में लिया था और 2 अपमानजनक मौतों का सामना किया था क्योंकि वह उनसे लड़ने का सही तरीका नहीं जानता था। हालांकि इस बार मैक्स एक विशेषज्ञ था। मुर्गी ने अपने नन्हे पैरों और फैले हुए पंखों के साथ मैक्स पर हमला किया और मैक्स ने भी उतनी ही गंभीरता से मुर्गी की ओर धावा बोला। दोनों ने छलांग लगाए और हवा में ही एक दूसरे से भिड़ंत हुई, लेकिन मुर्गे ने अपने आकार का गलत अनुमान लगाया था क्योंकि मैक्स की तुलना में वह आधा फुट लंबा था और उसका वजन अधिकतम 10 किलोग्राम था। टकरा जाना। मैक्स पेट के बल मुर्गे पर टूट पड़ा, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट गईं और उसने एक ही झटके में मुर्गे की गर्दन तोड़ दी, जिससे वह सफलतापूर्वक मर गया। आपने एक नारंगी रंग के रोनोस्लाविक मुर्गे को मार डाला है। संतुष्ट मैक्स ने मृत शरीर को देखा और गंभीर स्वर में कहा, नारंगी, छी, सबसे बुरा रंग। लाश पर 2 बार थूकने के बाद मैक्स ने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में मैक्स ने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर मुर्गी को गला घोंटकर और दम घोंटकर मार डाले, क्योंकि उसने उन सभी अपमानजनक मौतों का बदला लिया था जो उन्होंने उसे दी थी, और भागते समय वह काय की तरह उसके सिर पर चोंच मारता रहा। आपने एक रोनोस्लाविक मुर्गे को मार डाला है, जिसके बदले आपको जोर एक ब्रेस्ट मीट अखाद्य प्राप्त हुआ है। आपने एक काले रोनोस्लाविक मुर्गे को मार डाला है। आपने एक भूरे रंग की रोनोस्लाविक मुर्गी को मार डाला है। आपने एक नीली रोनोस्लाविक मुर्गी को मार डाला है। आपने एक बैंगनी रोनोस्लाविक मुर्गे को मार डाला है। 11 मुर्गियों को मारने के बाद मैक्स को अपने शरीर में एक परिचित गर्माहट का एहसास हुआ। तभी उसके कानों में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। सिस्टम सूचना, लेवल अप। सिस्टम टिप्पणी, उन सभी मुर्गियों को मारकर तुम क्या बनना चाहते हो? मुर्गी मारने वाला या भूतों का आपूर्तिकर्ता? मैक्स ने सिस्टम वाली टिप्पणी पर भौहें चढ़ाईं। ये बेवजह की व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। यह अनुचित था। मैक्स इस बारे में रानी से शिकायत करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने थोड़ी दूरी से इंसानी कदमों की आहट और आवाजें सुनी। मैक्स तुरंत छिप गया और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही उसने झांका, उसने तीनों खिलाड़ियों के चेहरे पर परिचित सफेद और लाल रंग से रंगे हुए मुखौटे देखे, जिससे मैक्स के स्तर पर उनकी पहचान की जांच करना असंभव हो गया और यह संकेत मिला कि वे चोरों के गिरोह संगठन से संबंधित थे। पकड़ लिया, मैक्स ने मन ही मन सोचा और चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। उसका मकसद उनके छिपने की जगह का पता लगाना और चुपके से उनके एक साथी को मारकर एक मुखौटा हासिल करना था।